नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बसपा विधायक प्रवीण दरकेकर ने दावा किया है कि ऑपरेशन टाइगर सफल हो रहा है और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद आज एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना में शामिल हो गए हैं। और प्रवीण दरकेकर ने कहा है कि यहां घटनाक्रम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया है कि जनप्रतिनिधियों और नेताओं का समर्थन लगातार शिंदे गुट की ओर बढ़ रहा है और इस राजनीतिक घटनाक्रम के ने महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इसके असर और भी सभी की नज़र में टिकी है। टाइगर सक्सेस हुआ है। उद्धव जी के 6 एमपी आज शिंदे सेना में गए हैं, तो मुझे लगता है कि जो उद्धव ठाकरे साहब के सेना को छोड़ने का जो सिलसिला है वो चालू है और शिंदे साहब के नेतृत्व में फिर एक बार 6 खासदारों ने विश्वास जताया है। सर, सामने एडिटोरियल में ये छपा है कि गृह मंत्री अमित शाह और मिंदेगट मिलकर जो है पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है उनसे बोलने से कुछ होता नहीं है। हमारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे और हमारे जो ज़बरदस्त नेता अमित भाई शाह है और उसका डर सबको है, इसलिए यही वही बहाना करके उनको टारगेट करने का प्रयास है। सर, सामना एडिटोरियल में ये भी आरोप लगाया है कि जो भी देश सामना में पड़ता नहीं है, धर्मशाला बनाए, सामना कोई गृह मंत्रालय और अमित शाह है, क्या सामना कोई सीरियस लेता नहीं, सामना में पढ़ने का छोड़ दिया है, तो उसके ऊपर बयानबाजी करना भी ठीक नहीं है। पहला शिंदे साहब से सामना करे, बाद में सामना में लिखे। खाली ये बोरू बहादुर है, वो लिखने का काम करेंगे। जयपुर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बॉर्डर इलाकों में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ढंग से काम कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों के लोग सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। और दिया कुमारी ने अशोक गहलोत की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा है कि जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो तब अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि कहा है कि सीमा क्षेत्र में की जा रही कार्रवाई राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। ऑपरेशन क्लीन चल रहा है ताकि जो सुरक्षा की दृष्टि में बाधा है उसको हटाया जाए अवैध निर्माण को, लेकिन अशोक गहलोत जी ने इस पर सवाल किया। किस तरह देखते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी यदि देखिए, उनको इन चीज़ों पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। ये इनका मुझे लगता है इनका काम नहीं है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, रेल मंत्री जी हैं, सब मिलकर हमारा जो केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, चाहे हम बात करें हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी की, हमारी सीमाओं की रक्षा, हमारी आर्मी को और ज़्यादा मजबूती देना, ये काम कर रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। 12 साल पहले जो स्थिति थी और उसको अगर आप तुलना करें अभी की स्थिति से, तो बहुत अच्छी स्थिति है। आर्मी के चाहे डिफेंस के हर सेक्टर के लोग बहुत प्रसन्न हैं। तो मैं तो कहूँगी कि इस तरह की टिप्पणी उनको इर्रिस्पॉन्सिबल बात है और इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो इसमें किसी को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। अच्छा काम हो रहा है जो हमारी केंद्र सरकार का। कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 और 27 का बजट पेश किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इससे राज्य की संस्कृति, सुरक्षा और विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया बजट बताया। उन्होंने कहा है कि बजट में 5 प्रमुख शक्तियों पर विशेष जोर दिया गया है और इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल की खोई हुई संस्कृति और गरिमा को पुनर्स्थापित करना है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बजट में राज्य की सुरक्षा, नागरिकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को प्राथमिकता दी गई है और इसके साथ ही शिक्षा और कृषि क्षेत्र के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान को मजबूत करने, भ्रष्टाचार, कटमनी और
सिंडिकेट राज और जबरन वसूली जैसी समस्याओं पर रोक लगाने के तथा उद्योग और व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में भी प्रावधान दिए गए हैं। उनके अनुसार बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। আমার সাথে ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত আছেন এবং অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষক, উত্তরবঙ্গের মুখ আনন্দময় বর্মন রয়েছেন। আপনাদের কাছে এই বাজেটে আপনারা ইতিমধ্যে যেহেতু সরাসরি আপনাদের শোনার এবং দেখার সুযোগ হয়েছে, মুদ্রিত বাজেটের বই বাংলা এবং ইংরেজি আকারে সকলকে দেওয়া হয়েছে, সব পয়েন্ট আপনারা জেনে গেছেন। এই বাজেটে 5টি শক্তিকে সামনে রেখেই বাজেটের মূল দিক নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আপনাদেরকে এই 5টা বিষয়কে সামনে রেখেই আমাদের মূল বিষয়টা মাননীয় অর্থমন্ত্রী পড়েছেন এবং এখানে মোট 4,38,000 এবং তারও কিছুটা বেশি কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে, যে বাজেট কার্যত আমাদের আয় ব্যয়ের মধ্যে এবং প্রয়োজনীয় সোর্স, ফান্ড সোর্স এবং কোথায় থেকে আমরা পেতে পারি এবং বিগত কয়েকটি বছরের জমা খরচের হিসাবকে সামনে রেখেই পেশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এক কথায় যদি বলা যায়, এবারের বাজেটে যে 5টি শক্তির কথা বলা হয়েছে, সেবা শক্তি, শিল্প শক্তি, জ্ঞান শক্তি সহ, এই বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, হারিয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের গরিমা এবং সময়ের ডাক অর্থাৎ প্রয়োজনের যে প্রাসঙ্গিকতা, তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমি বাজেট বই না পড়েই মোটামুটি আপনাদের কাছে একটা আউটলাইন বলছি, কারণ প্রায় 90 মিনিটের বক্তব্য ইতিমধ্যে সমস্ত চ্যানেলে এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রত্যেকে জেনে ফেলেছেন। আমাদের এই বাজেটে অগ্রাধিকারের জায়গায় আছে পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষা, नागरिकদের मर्यादा, भयमुक्त परिवेश। जम्मू कश्मीर में विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के दौरे की शुरुआत हो गई है। समिति के सदस्य और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि जम्मू में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों, पुलिस और डाक विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। शशि थरूर ने कहा है कि समिति पासपोर्ट जारी करने में हो रही देरी को लेकर चिंतित है और इस संबंध में अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं और उन्होंने कहा है कि समिति की प्राथमिकता पासपोर्ट वितरण प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। थरूर ने बताया कि यहाँ 4 दिनों का दौरा है और इसकी शुरुआत सकारात्मक रही है। We had conversations with the Regional Passport Office, the MEA representative from Delhi. We've also had conversations with the police and with the Postal Department. We are concerned about some of the delays that have been impeding passport issuance in this area, and we have been raising some very strong questions because we want to see improvements and speeding up of the passport delivery for applicants in Kashmir and in Leh, both places. Srinagar, Jammu, as well as in Leh. So on the whole, it's been a good start to the visit. We have 4 more days in Kashmir. We are doing Jammu, Srinagar, Kargil and Leh. So we'll see everything and then we'll
decide what to put in our report. But it's been a good start. This is merely a side visit because the MP from here is a friend of mine, and he had told me that this is where he practiced his clinic for 20 years before getting elected. So he wanted me to see it, and I'm very happy to report to him that I've seen it. Despite the challenges in Jammu and Kashmir, how do you see the passport department working to ensure the faster delivery of the passports? Well, we want some improvements, and we've had some good word with it. I can't really talk publicly about things that will only go into our report. But the MPs here have found it a very meaningful visit, and we've had some very strong and constructive discussions. You have also put out on अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड में कई बच्चों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपना कार्यक्रम बीच में ही समाप्त किया और वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर जाकर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए और स्थिति का जायजा लेने तथा पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लखनऊ रवाना हो गए। तो और विस्तार से जानेंगे हमारे संवाददाता सैयद जी से। सैयद जी सुन पा रहे? जी ये सैयद जी बताइए, क्या अभी लखनऊ में जो अभी कोचिंग सेंटर में जो आग लगी है, क्या उसका क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ का अलीगंज इलाका है जहां पर एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी जिसके नीचे एक पेट शॉप थी और उसके ऊपर एक लाइब्रेरी थी और उसके ऊपर एक आर्ट सेंटर था और उसी बिल्डिंग में ये आग लग गई है। बताया जा रहा है कि जिस दौरान अचानक से ये पेट शॉप में आग लगी उस वक्त उस लाइब्रेरी के अंदर 24 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, जिनमें से एक एक करके बच्चों को बाहर निकाला गया और अभी तक 17 बच्चों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें 14 बच्चों की मौत की पुष्टि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करी है और तमाम आला अधिकारियों के साथ यहाँ पे वो घंटे भर से ज्यादा समय बिता चुके हैं, मौजूद हैं और खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जिस तरीके से इससे पहले दिल्ली में भी एक दर्दनीय घटना हुई थी जिसमें 23 बच्चों ने आग में झुलस करके अपनी जान गंवा दी थी, उसके बाद अब देश की सबसे बड़ी घटना है ये जिसमें 14 बच्चों ने आग में झुलस करके अपनी जान गंवाई है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि जो मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अभी ये सूचना आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में अपने कार्यक्रम को बीच में रोक करके खुद मौके पर पहुंच रहे हैं जायजा लेने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना है उसने जरूर पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं देश को झंझोड़ करके रख दिया है। इससे पहले जब दिल्ली की घटना हुई थी तो उसके बाद तमाम मॉक ड्रिल्स करे गए थे, सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं देश के अलग अलग प्रदेशों में मॉक ड्रिल्स करे गए थे और ये जांचा गया था कि जितनी भी खास तौर से जो कोचिंग है उनमें उनका जो संचालन हो रहा है उनके पास एनओसीज हैं, उनके पास फायर एग्जिट्स हैं और जो मानक है उनके अनुरूप ही वो चल रहा है। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई है इसने जरूर प्रशासन के तमाम दावों को फेल बताया है, क्योंकि ये अलीगंज का रिहायशी इलाका है जहां पर ये एक बिल्डिंग थी, घरों के बीच में ये बिल्डिंग थी और उसके अंदर इस तरीके के कमर्शियल चीजों को चलाया जा रहा था। तो अपने आप में झंझोड़ के रख देने वाली ये घटना है। फिलहाल अभी भी बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि अभी भी अंदर 10 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि 14 लोगों की मौत की पुष्टि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करी है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी इसके अंदर काफी और भी बच्चे हो सकते हैं। मौके पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और यहाँ पर आ रहे हैं अपने कार्यक्रम को बीच में रोक करके। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस आग लगने का जो कारण है उनका कब तक पता लग पाता है और आखिर इसके पीछे किसकी गलती है और किन विभागों की मिली भगत से ये कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर ये आवासीय इलाके में इन तमाम चीजों का संचालन हो रहा था। तो अपने आप में इन सभी सवालों के बीच में ये घटना है। अब देखना होगा कि आखिर इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जी अच्छा जी, आपने बताया कि अभी आग लगने के कारण अभी पता नहीं लगा पाए, तो क्या इसमें क्या किसके लापरवाही हो सकता है कि यहाँ कोई कानून का लापरवाही या कोई कोचिंग वाले का, क्या कुछ बता सकते हैं आप क्या?
बिल्कुल, निश्चित रूप से ये लापरवाही का ही नतीजा है जो आज मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा करके चुकाया है। और जो मृतकों की आयु है वो अभी 20 से लेकर के 24 वर्ष के बीच के बच्चे हैं जिनकी डेड बॉडीज को निकाला गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर जो इलाका है अलीगंज, जहां पर हजारों लाखों परिवार रहते हैं, उस घरों के बीच में एक बिल्डिंग थी, 4 फ्लोर की बिल्डिंग, जिसके अंदर 3 फ्लोर में कमर्शियल चीजें संचालित हो रही थी। एक में पेट शॉप थी, दूसरे में लाइब्रेरी थी और उसके ऊपर एक अलग शॉप थी। तो इन जगह पर इस तरह से संचालन होना, जबकि प्रशासन ये तमाम दावे कर रहा है कि हमने शहर भर के या उत्तर प्रदेश के अलग सभी जिलों में लगभग जितने भी कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं उन जगहों पे मानकों को जाकर के जांचा है, मॉक ड्रिल्स किए हैं, रियलिटी चेक किया है, और उसके बाद भी इस तरीके की घटना होना ये जरूर शर्मसार कर रही है उत्तर प्रदेश के प्रशासन को। और इस तमाम जो यहाँ पे लोगों ने ये दावे किए थे कि हाँ सभी मानकों को देखा जा रहा है, तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इसमें लापरवाही किसकी है, इसका जरूर जांच करी जाएगी। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी आश्वासन दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी जो भी इन चीजों में संलिप्त पाया जाएगा। हालांकि एनओसीज को भी चेक किया जा रहा है कि क्या इनके पास फायर की एनओसी थी, क्या इनके पास लाइट की एनओसी थी, और अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण से इनका किस तरीके का मानचित्र अप्रूव था, और उसके बाद कैसे इसके अंदर ये संचालन हो रहा था। तो इन सवालों के साथ अभी फिलहाल बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि शायद कोई इसमें बचा हुआ निकल सके। फिलहाल अभी 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, घायल हैं, और 14 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी, अब फिलहाल क्या स्थिति कैसा है? स्थिति बद से बदतर है, भयावह है। बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है लगातार। डिप्टी सीएम के भी आंखों में आंसू था जिस दौरान उन्होंने ये बात कही कि 14 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। तो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक फायर की गाड़ियां हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिक गाड़ियां हैं, और उसके साथ साथ पुलिस का अमला है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं, और साथ साथ मेडिकल की भी टीमें हैं। एम्बुलेंसेस को लगाया गया है कि ताकि अगर कोई बच्चा ठीक हो, हाल उसकी बचने की स्थिति में हो, तो उसको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने से लेकर के प्रधानमंत्री ने भी ये निर्देश दिए हैं कि सबका उपचार पूरे ठीक तरीके से किया जाए और जल्द से जल्द उनका तमाम जो है ट्रीटमेंट में उनको लाया जाए। तो इन सब चीजों के बीच में अभी फिलहाल सिर्फ सबसे पहली प्रायोरिटी रखी है प्रशासन ने कि यहाँ से बच्चों को बॉडीज को बाहर निकाला जाए। जी, लगभग अभी फिलहाल लगभग कितने बच्चे और होने की आशंका है? जी देखिए, अभी इस चीज की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने बच्चे अंदर थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस दौरान ये आग लगी उस दौरान अंदर 24 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, क्योंकि लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर्स रखे हुए थे। उन लैब के ऊपर बच्चे काम कर रहे थे, वहां पे पढ़ने के लिए आ रहे थे, जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 24 साल के बीच में है। और यहाँ पर जिस दौरान आग लगी उस दौरान वो बच्चे मौजूद थे। तो ये अंदाजा बिल्कुल सटीक भी बैठ सकता है कि 24 बच्चों में से अगर 17 को निकाला गया है तो लगभग 7 से 8 बच्चे अभी भी अंदर फंसे हैं। किस तरह की हालत में है, किस तरह की कंडीशन में है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जिस दौरान आग लगी उस दौरान एक और विजुअल्स आए थे जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का था जिसने ऊपर से कूद करके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन जरूर अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठे हैं। तो 14 बच्चों की अभी मौत हुई है और आशंका जताई जा रही है कि अंदर 10 से ज्यादा बच्चे अभी लगभग और फंसे हो सकते हैं। जी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अभी बचाव कार्य जो चल रहा है वो ज़रूर सक्सेस होगा, सफल होंगे, और जो आगे जो बच्चे हैं वो उनको भी बचा लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहो होम बुलेटिन भारत।